हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है, ये एक नेवर एंडिंग बैटल के ऊपर बेस्ड है, जो कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जिसमें एंगेज्ड हैं और जो ये करते हैं, और वो बैटल है बिटवीन एसआईपी वर्सेस रियल एस्टेट। तो फाइनेंशियल मीडिया जो है, जिसका फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स एक पार्ट हैं, एंड मीडिया के जो दूसरे भी मीडियम्स हैं, चाहे वो प्रिंट हो, डिजिटल हो, ऑनलाइन हो, कुछ भी हो, उस फाइनेंशियल मीडिया में रियल एस्टेट को बहुत ही ज़्यादा एक अनअट्रैक्टिव और ख़राब ऑप्शन की तरह पोर्ट्रे करा जाता है। एंड सिप करना, म्यूचुअल फंड में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना, इसको ही सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। एंड इसी के हिसाब से जो जितना भी कंटेंट बनता है फाइनेंशियल मीडिया में दिखाने के लिए, उसका एक ही मैसेज होता है कि जितना भी यूथ है उसको वही दिखाओ जो आपके लिए बेहतर है। वो आपके लिए फाइनेंशियल मीडिया के लिए क्या बेहतर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ सिप करे एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे और रियल एस्टेट से दूर रहे। तो अब इस पे मेरा पहले भी एक वीडियो बना हुआ है कि हाउ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आर फूलिंग द यूथ, जिसका वीडियो का लिंक मैं इस आई बटन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को भी देखिएगा, उससे भी आपको समझ में आएगा कि कैसे एक वो यूथ जो सिप में इन्वेस्ट करता है, वो चारों तरफ से उसको यही मैसेजिंग दी जाती है कि सिप में ही इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि सिप में इन्वेस्ट करने से वो यूथ इस पूरे सिस्टम के लिए, इस पूरे तंत्र के लिए यूज़फुल हो जाता है, या एक टारगेट बन जाता है, जिससे कि पूरा तंत्र के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स जैसे कि कॉरपोरेट्स हो गए, ग्लोबल ब्रांड्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, वो इन सब के लिए एक टारगेट हो जाता है, जिससे कि ये सब लोग उससे कुछ ना कुछ मनी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा बंदा जो सिप करता है, वो इन सब के लिए टारगेट ऑडियंस होता है, सबके लिए यूज़फुल होता है। इसीलिए चारों तरफ से यही मैसेजिंग दी जाती है कि भाई सिप में इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मत करो। तो आप उसके लिए मेरा ये वाला वो वीडियो देख लीजिएगा, हाउ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आर फूलिंग द यूथ। एंड इस वीडियो में बेसिकली फाइनेंशियल मीडिया में मैंने इस टाइप के वीडियोज आजकल कई देखे हैं कि 10 करोड़ का जो सपोज रेंट विच यू अर्न फ्रॉम अ 10 करोड़ विला इज जस्ट 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, या 9 करोड़ के विले का रेंट इज जस्ट 90,000 अ मंथ। मतलब 90,000 रेंट, सिर्फ इतना सा रेंट, इतना सारा पैसा लगा के 9 करोड़ पैसा लगा के आपने जो इतनी बड़ी चीज़ खरीदी, जस्ट यू आर अर्निंग 90,000 रेंट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। तो ये नरेटिव बार बार एस्टैब्लिश करना, और इसको बार बार दिखाना इस टारगेट के साथ कि जो रियल एस्टेट को आपको एक अनअट्रैक्टिव ऑप्शन की तरह दिखाना है, ये अपने आप में ही बहुत मिसलीडिंग कैलकुलेशन है। और ये मिसलीडिंग इतनी ज़्यादा है कि जो ये 9 करोड़ के विले को ऐसे बताते हैं कि 9 करोड़ का विला सिर्फ 90,000 की रेंट पे अवेलेबल है। तो ये हमेशा इसमें कैलकुलेशन इतनी रॉन्ग करते हैं कि अदम्पशन इतनी रॉन्ग है। अब इस 9 करोड़ के विला, जो इसमें 9 करोड़ ये अमाउंट है, ये है मार्केट वैल्यू का अमाउंट। अब मार्केट वैल्यू, आज की मार्केट वैल्यू, अब आज की मार्केट वैल्यू से अगर आप इस 90,000 का रेंट जो आज आपको मिल रहा है ये कंपेयर करोगे, तो ये ऑप्शन हमेशा ही अनअट्रैक्टिव ही दिखेगा। क्योंकि इसमें कितने की रेंटल यील्ड आई, इसका इनका टारगेट होता है कि रेंटल यील्ड मुश्किल से इनकी जो इनको दिखाई दे वो 2.5 से 3% इनको दिखाई दे। तो ये मार्केट वैल्यू को यूज़ करके जब तक ये कैलकुलेशन करते रहेंगे ना, वो रॉन्ग ही आउटकम उसका आएगा। क्योंकि अब जिस पर्सन ने वो विला ख़रीदा है, वो 9 करोड़ में तो नहीं ख़रीदा होगा। वो विला जब ख़रीदा होगा तब उसका प्राइस 9 करोड़ तो नहीं होगा। 9 करोड़ तो वो आज की डेट में अप्रिशिएट होके अब 9 करोड़ का हो गया है। अब इसी तरह अगर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पे जब डिविडेंड यील्ड निकालने की बात करते हैं, तो दे कंपेयर द एनुअल डिविडेंड विच इज़ रिसीव डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ द शेयर्स। अब वो उस टाइम तो कंपेयर इसको करते हैं कॉस्ट ऑफ द शेयर से, बट जब रियल एस्टेट की बात आती है तब रेंटल को कंपेयर वो करते हैं आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से। ये मिसमैच ये क्यों है? मतलब एक तरफ आप कॉस्ट ऑफ द शेयर्स
एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन द ईयर, ये कंपेयर करके डिविडेंड यील्ड निकाल रहे हो, और एक तरफ आप रेंट रिसीव्ड इन द ईयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूले से आप रेंटल यील्ड निकाल रहे हो, तो रेंटल यील्ड तो हमेशा कम आएगी। अब जिसने शेयर, सपोज आईटीसी के शेयर हो गए या एनटीपीसी के शेयर हो गए, जिस भी कंपनी के शेयर हो गए, सपोज आपने 100 रुपये के लिए और उस पर आपको रेंटल यील्ड साल का जब आपको वो मिला तो वो एक्स अमाउंट था, एंड वो आज की डेट में अगर वो 100 रुपये की चीज़ आप अगर बढ़ा अप्रिशिएट हो गया, आज वो शेयर सपोज करो 350-400 रुपये का हो गया है, तो रेंटल वो डिविडेंड यील्ड तो वो कम ही दिखेगा, क्योंकि वो आज की डेट के रेट से आप कंपेयर कर रहे हो। सिमिलरली जब ये 90,000 का जो रेंट आपको पर मंथ रिसीव हो रहा है 9 करोड़ की विले की वैल्यूएशन पे, जब हो सकता है ये विला जब खरीदा गया हो तब इसकी कॉस्ट 4.5 करोड़ ही हो, 5 करोड़ हो। अब अगर आप 4.5 करोड़ 5 करोड़ से इस 90,000 के रेंट को अगर आप अब कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी रेंटल यील्ड डबल हो जाएगी। तो ये जो फाइनेंशियल मीडिया है, म्यूचुअल फंड की पूरी इंडस्ट्री है, ये पूरा जो नेक्सस है म्यूचुअल फंड एंड फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी, तो ये इस टाइप की कैलकुलेशन इसीलिए शो करते हैं कि रियल एस्टेट अट्रैक्टिव कम लगे और यूथ इन प्रोडक्ट्स में आ जाए, जैसे कि म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी मार्केट होता है, इस सब के प्रोडक्ट में आ जाए, क्योंकि इसमें अगर वो आ गया तो बहुत सारे और दूसरे कंपोनेंट हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस टाइप के यूथ से पैसा निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो इस टाइप की जो पब्लिसिटी होती है, बैड पब्लिसिटी, ये फाइनेंशियल मीडिया रियल एस्टेट की हमेशा करती आई है। बट जो रियल एस्टेट है वो फाइनेंशियल मार्केट की कभी भी इस टाइप से निंदा नहीं करते हैं, उनको कभी भी अनअट्रैक्टिव नहीं बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो देखिए, दोनों ही जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, भले ही वो फाइनेंशियल मार्केट्स हो या वो रियल एस्टेट हो, दोनों के दोनों ही ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस में ही में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जो ऑप्शंस होते हैं उसकी अलग अलग एक साइकिल होती है। अब पिछले 2.5-3 साल में जिस बूमिंग साइकिल में रियल एस्टेट ने परफॉर्म करा है, जो रियल एस्टेट सेक्टर ने जो बूम देखा है पिछले 2.5-3 साल में, वो इक्विटी में नहीं देखा। अब रियल एस्टेट में मोटी मोटी जो चीज़ पहले 50-55 लाख में 2.5 से 3 साल, 3.5 साल पहले मिल जाती थी, वो आज की डेट में करोड़, सवा करोड़ से कम की नहीं है। अब गुड़गांव जैसे मार्केट में कोई भी, गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स में, मतलब सोना की तरफ भी अगर आप जाओगे तो कोई भी आपको 3 BHK का यूनिट सवा करोड़, सवा से 1.5 करोड़ से कम का मिलता ही नहीं है। तो कहाँ वो चीज़ पहले 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख में मिलती थी। तो 2.5-3 साल में जो रियल एस्टेट ने साइकिल, बूमिंग साइकिल विटनेस करी है, उससे जो इतने प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, तो अगर आप हमेशा एक सेक्टर स्पेसिफिक ही इन्वेस्टमेंट करके रुक जाओगे, दूसरे सेक्टर पे आपका फोकस नहीं होगा, तो यू विल मिस आउट ऑन दैट बूम। अब जिस टाइम इक्विटी शेयर्स, तो मतलब इक्विटी शेयर्स एक स्ट्रीम हो गई, एक रियल एस्टेट हो गई, दोनों अपनी अपनी साइकिल के हिसाब से पीक तक पहुंचते हैं, फिर पीक के बाद वो कांस्टेंट रहते हैं और फिर वो डिक्लाइन होते हैं। तो अब कितने सालों के डिक्लाइन के बाद रियल एस्टेट आफ्टर द कोविड इसमें इंक्रीज, इसमें राइज आना स्टार्ट हुआ है, बिकॉज आफ्टर कोविड लोगों को रियल एस्टेट, अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी होने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, ये समझ में आया है। क्योंकि उस टाइम तक जितने भी लोग रेंट पे रहते थे या उनका बड़े शहर में अपना खुद का कोई अकोमोडेशन नहीं था, उनको ये समझ में आया कि कैसे ऐसे क्राइसिस के टाइम पे अपना घर में ही एक सेफ्टी मिलती है, एक सिक्योरिटी का एहसास होता है। तो वो अपना घर लेने का वो जो फैक्टर था, वो उसने इस चीज़ को बहुत कंट्रीब्यूट करा। साथ ही साथ अब जो ये रियल एस्टेट का बूम है, इसमें एक बहुत ही मेजर सेक्शन या मेजर कंट्रीब्यूशन इस तरफ से भी आया है कि जितने भी अब्रॉड में NRI सेटल्ड हैं, अब ये जब कहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट चूज़ करते हैं, तो बहुत ही बड़े अमाउंट की फंडिंग उस रियल एस्टेट सेक्टर में आती है, जो इस बूम को ऊपर लेके जाती है। क्योंकि उनके हिसाब से डे बाय डे जो रुपी डेप्रिशिएट होता जा रहा है एंड डॉलर एप्रिशिएट होता जा रहा है, इनको इस एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से जो गेन मिलेगा वो भी इनके लिए एक गेन है। सेकेंडली प्रॉपर्टी का तो जो मार्केट वैल्यू बढ़ेगा वो अलग, मतलब वो तो एक गेन है ही, प्लस उसके साथ साथ एक सेकेंडरी गेन जो ये एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से उनको रिसीव होगा, जो उनको मिलेगा वो एडिशनल है, वो सोने पे सुहागा टाइप का उनका एक गेन और हो जाता है।
फिर फाइनेंशियल मीडिया इस टाइप के एग्जाम्पल्स दे के इमेजिनरी स्टोरीज बता बता के डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है जो यूथ है उसको, कि अगर आपने HDFC का शेयर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके इतने साल पहले लिया होता तो आज की डेट में वो इतने करोड़ बन गया होता, उस दौरान आपको उसमें इतने 1:1 का बोनस मिला होता, इतनी बार वो स्प्लिट हुआ होता और वो इतने से शेयर वो इतने सारे हो गए होते और आज उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, तो इससे वो 10,000 रुपये न जाने कितने करोड़ रुपए बन गए होते। अब ये जो एग्जाम्पल है ये पूरा इमेजिनरी बेस्ड एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसा किसी एक पर्सन के साथ भी अगर हुआ है तो वो पर्सन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है क्या? क्योंकि जिसका 9 करोड़ का विला आज की डेट में हो गया है, वो विला किसी ना किसी जने को तो बिका ही है, तो वो तो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। जिसने वो विला 4.5 करोड़ का 5 करोड़ का लेके आज उसने उसको अप्रिशिएट उसमें होता देखा है और आज उसकी मार्केट वैल्यू 9 करोड़ है। तो फाइनेंशियल मीडिया जो ये इमेजिनरी ये केसेस बताती है कि अगर आपने 10,000 रुपये इस स्टॉक में इतने साल जब ये IPO आया तो उस टाइम लगा दिया होता तो इतने साल बाद आज की डेट में वो इतने करोड़ हो गए होते। ये सब इमेजिनरी स्टोरीज़ हैं। ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है? किसी भी इक्विटी मार्केट में इतना लंबा होल्ड करना ये बहुत ही एक तो रेयर केस है, क्योंकि लोगों के पास जब इतनी ईजी वो एग्ज़िट और एंट्री करने का इतना ईजी और मतलब बार बार एंट्री करना बार बार एग्ज़िट करना अवेलेबल है, तो किसी के पास भी इतनी पेशेंस या इतना उसके पास धैर्य नहीं होता कि वो इतने लंबे टाइम तक इतना एप्रिसिएशन देख सके। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि रियल एस्टेट में सपोज आपके पास 10 लाख की कैपिटल है। अब उस 10 लाख की कैपिटल से अगर आप म्यूचुअल फंड कर भी लो या इक्विटी शेयर्स खरीद भी लो तो आप कितने तक के खरीद सकते हो? 10 लाख अगर आपके पास हैं तो आप 10 लाख की तो ले सकते हो, पर रियल एस्टेट में आप क्या कर सकते हो? आपके पास 10 लाख की कैपिटल है तो उस 10 लाख की आप 10% डाउन पेमेंट देके डिपेंडिंग अपॉन योर लोन टेकिंग कैपेसिटी आप 1 करोड़ तक का भी यूनिट अपने लिए ले सकते हो। एंड अब जो भी आपका लोन मिला उसकी EMI आप एक जो भी उसका लोन टेन्योर है उस दौरान आप उसको पे ऑफ करके एट द एंड ऑफ दैट लोन टेन्योर या पेमेंट साइकिल वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाती है। तो 10 लाख अमाउंट होने से आप एक रूट से एक एसेट बनाते हो जो कुछ सालों बाद 1 करोड़ का बनता है, और एक 10 लाख से आप एक और चीज़ एक रूट से आप एक और चीज़ खरीदते हो जो 10 लाख तक की वैल्यू की ही आपने खरीदी। अब वो 10 लाख क्या 5 साल में या 4 साल में जितने टाइम में प्रॉपर्टी तो पूरी हो जाएगी, क्या वो 10 लाख 1 करोड़ हो जाएगा? मतलब 10 लाख क्या 10 टाइम्स बढ़ जाएगा इतने टाइम में 5 साल में? ये तो पॉसिबल नहीं है। इतना एग्रेसिव तो इक्विटी मार्केट अभी नहीं चल रहा, या इतना एग्रेसिव वो कभी भी इस टाइप की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो कभी नहीं इक्विटी मार्केट में आई 5 साल के अंदर। पर कहाँ आपने 10 लाख से अपनी 1 करोड़ की चीज़ आपने रेडी कर ली, क्योंकि उसमें लिवरेज अवेलेबल है, उसमें लोन टेकिंग कैपेसिटी अवेलेबल है। अब इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई बैंक लोन दे देता है? कोई बैंक लोन नहीं देता। पर रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करना हो तो कुछ कैपिटल 20% 10% आप अपनी डाउन पेमेंट देके आप रिमेनिंग 80% का आप लोन करा लेते हो, एंड आफ्टर 5 ईयर्स 6 ईयर्स जो भी उसका कंप्लीशन साइकिल है उसको कंप्लीट होने के बाद वो एसेट आपका हो जाता है। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना अनअट्रैक्टिव पोर्ट्रे करा जाता है, क्योंकि यूथ को वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यूथ को बाकी सारी जो कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर के उसके लिए यूथ को अवेलेबल करना है, ताकि यूथ से सब लोग अपना पैसा खींच सके। यूथ से ग्लोबल ब्रांड्स यूथ को इन्फ्लुएंस करके उनसे अपनी सेल्स को बूस्ट कर सके, जो बैंक्स हैं वो उनको लोन दे सकें, जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उनको क्रेडिट कार्ड दे सकें, और उनको अच्छी पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करके उनकी सिप करा के उनको हमेशा गोल एक गोल से दूसरे गोल से तीसरे गोल उस गोल एक गोल से दूसरे गोल करते करते वो पूरे टाइम उनको सिप में ही लगाए रखें और रियल एस्टेट लेने का उनको मौका ही ना दें। और अल्टीमेटली होगा क्या? कॉर्पोरेट के लिए वो हमेशा काम करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको सैलरी कमानी है, क्योंकि उसको फिर अपनी सिप पूरी करनी है। तो एक तरीके से सारे तंत्र के लिए वो यूज़फुल रहा, पर अपने लिए वो कभी भी रियल एस्टेट एक्वायर नहीं कर पाएगा। तो मैं इस वीडियो से आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी ऑप्शन को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ कि इक्विटी ख़राब है या रियल एस्टेट ख़राब है या दोनों अच्छे हैं या एक में इन्वेस्ट करो एक में इन्वेस्ट नहीं करो। आपको दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जब साइकिल आती है बूम की, फ्रॉम बॉटम से जब ये साइकिल स्टार्ट होती है जो कुछ सालों के लिए रहती है,
कुछ सालों के लिए पीक पे पहुंचती है, पीक पे रहती है कांस्टेंट, फिर डिक्लाइन करती है। मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों ऑप्शंस की उन साइकिल का आप पूरा फ़ायदा उठा सको, उसके लिए अगर आप एक ऑप्शन से आंखें बंद करके बैठ जाओगे तो उसकी साइकिल जो बूम की होगी वो तो आप कभी उसका फ़ायदा आपको मिलेगा ही नहीं। एंड जो आपको नॉन फाइनेंशियल फ़ायदे खुद की प्रॉपर्टी होने के आपको मिलते हैं वो तो आप कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। सो मेरे इस वीडियो के थ्रू मेरा यही अवेयरनेस, यही क्लैरिटी देने का मोटिव था कि कोई भी ऑप्शन को आप ख़राब ना समझे, कोई भी ऑप्शन को आप रिजेक्ट करके ना बैठे स्टार्टिंग में ही, एंड दोनों ऑप्शंस में आप इन्वेस्टेड रहें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा तो मैं इक्विटी में नहीं करूँगा, या इक्विटी में करा तो मैं रियल एस्टेट में नहीं करूँगा। भैया दोनों हाथ, दोनों ऑप्शंस के जो साइकिल होती है बूम की, आप उन दोनों का फ़ायदा उठाएं। मेरा इस वीडियो के थ्रू यही अवेयरनेस देने का मेरा इंटेंशन था फ्रेंड्स, कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सिप की तरफ लेके जा रहे हैं ब्लाइंडली, क्योंकि उसमें सबका फ़ायदा है, सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स का फ़ायदा है, पर आपका फ़ायदा नहीं है। आपका फ़ायदा किस में है ये मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया है। इसी सीरीज़ के मेरे जो दूसरे वीडियोस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक है हाउ टू कैलकुलेट रेंटल यील्ड करेक्टली एंड हाउ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आर फूलिंग द यूथ। ये दोनों वीडियो आप देखिए, एंड इन दोनों वीडियो के साथ आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये डिस्ट्रैक्शन की जा रही है। आपकी आंखों के दोनों तरफ ऐसे ब्लाइंडर्स लगा के आपको इधर उधर का देखना दिखाई देना बंद कर दिया गया है। सो अगर ये वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, बेनिफिशियल लगा हो, आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आया हो फ्रेंड, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।